तो लास्ट लेक्चर में वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी थ्योरम के एक आध क्वेश्चन कराए होंगे, है ना। एससीबी से दिया था 1 to 19, होमवर्क किया है? बोलो। बोलोगे? सर आधा हुआ है। तो वैसे करेगा तुम लोग, क्या चाहता क्या जीवन में? बट किसी को कुछ एससीबी वाले में से पूछना है तो बताओ। नहीं, ठीक है चलो। तो वर्क एनर्जी मेथड को यूज करते हैं, और एक दो और क्वेश्चन, आई मीन वर्क थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे दिख रहा है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे। दिख रहा है ये आपको? हाँ सर। पहले नहीं किया है ना शायद? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। नहीं किया, कीजिए जरा जल्दी जल्दी फटाफट।
सर आंसर √k/2 आया। और कोई बताओ, और किसी को कुछ आया क्या? √3k/2। और हाँ कोई? सर। चलो देखते हैं। ब्लॉक shown in figure is released from rest. Find out the speed of block when the spring is compressed by 1 meter. तो ये नेचुरल लेंथ है ना? बोलो बोलो भाई। यस सर। यस सर। इस पॉइंट को बी कहते हैं और ये 1 मीटर कहते हैं। इस पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा इसका वेट 20 न्यूटन और ये होगा इस पर स्प्रिंग वाला फोर्स। होगा ऐसा? सर यस सर। So applying work energy theorem, work done by all forces is equal to change in kinetic energy, है ना? यस सर। इनिशियली रेस्ट पर है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v होगी जो मुझे ढूंढना है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। यही कुछ स्प्रिंग। चीजें हैं। यस सर। अच्छा, ग्रेविटी का 0, नॉर्मल का भी 0, है ना? यस। हाँ सर। और स्प्रिंग का फोर्स, तो स्प्रिंग जब तक ये इधर से इधर जाएगा स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और जब इधर से इधर जाएगा तो इधर लगेगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ए से यहां तक जाने में पॉजिटिव वर्क और यहां से यहां तक जाने में नेगेटिव वर्क। समझ आ रहा है? हाँ सर। सो हाफ के इंटू 2 स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। होगा? बोलो। यस सर। ये 3k/2 हुआ। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबको गलत आया, या आया था किसी को 3k/m का अंडर रूट? बोल बेटा। सर मास 2 है ना, तो 3k/2 आया था। क्या? सर उसका मास 2 है। हाँ तो वैल्यू पुट को, उसमें क्या, मास 2 kg लिखा है क्या, तो 2 पुट कर दो। हाँ सर, ये आया था। वेरी गुड। तो मास की वैल्यू पुट कर दोगे 2, तो अंडर रूट 3k/2। आगे बढ़ू? यस सर। लिख लिया सबने?
Yes, sir. नेक्स्ट, ये इसका डायग्राम है साथ में, दिख रहा है? Yes, sir. कोशिश कीजिए वर्क एनर्जी को समझने, आई मीन वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए।
सर 0.5 है। और कोई दूसरा आंसर बताओ। एक तो बोला किसी ने 0.5, और किसी को कुछ आया? 0.5 आया। गलत आ रहा है। और कोई? और कोई? चलो देखो, बी नीचे 1 मीटर गया है, हाँ या ना? हाँ सर। समझना सब लोग इस बात को। ये बी अगर नीचे, थोड़ी देर के बाद तुम लोग खुद कहोगे हाँ हो जाएगा सर। ये बी अगर नीचे 1 मीटर गया तो ये ए आगे कितना दूर आया होगा? सर 2 मीटर आएगा। 2 मीटर। 2 मीटर, वेरी गुड। तो ए आगे 2 मीटर आया। कोई डाउट? नो सर। इसकी स्पीड अगर v इधर होगी तो इसकी स्पीड कितनी इधर होगी? 2 जी। 2v। ये भी आपको समझ आ गया। ए का मास, अच्छा ए बी दोनों का मास है 4 kg, ठीक है। देख अब ध्यान से। अच्छा, फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? तो टेंशन T यहां, फ्रिक्शन यहां, है ना? ग्रेविटी का 40 न्यूटन यहां, 4 kg का। 2T टेंशन यहां, समझ आया? हाँ यस यस सर। 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 इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ, और इसका भी 4 kg है ना, तो 40 न्यूटन यहाँ। फ्रिक्शन का नहीं पता मुझे, तो ये फिक्स म्यू नहीं पता, तो ये 40 म्यू। क्लियर?
Yes, sir. So same story. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy of the system. All forces में क्या क्या है? ग्रेविटी है, टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, और तो कुछ नहीं है. दिस इज इक्वल टू हाफ 4 kg का इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 4 kg का इंटू 2v स्क्वायर. ऐसा होगा? बोलो. हाँ सर. 2v स्क्वायर ए वाले का. v की वैल्यू 0.3 मीटर पर सेकेंड है ना? बोल बोल. सर वो पहले रेस्ट पे Yes, था ना. sir. तुम लोग माने इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, क्या सीन है? द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. तो v स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, ये इधर की कहानी हो गई. ग्रेविटी का वर्क डन b के लिए हो जाएगा 40 इंटू 1. हाँ या ना? बोल भाई. यस सर. टेंशन b के लिए -2t इंटू 1 और a के लिए t इंटू 2. नॉर्मल रिएक्शन का 0 और फ्रिक्शन का -40 म्यू इंटू 2 होगा. यस सर. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल. तो ये मेरा हो गया 40 माइनस 80 म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 0.09 प्लस 0.36. तो ये 0.45 हो जाएगा. होगा. Yes, sir. एंड 2 इंटू 0.45 कितना होगा? 0.9. बोलो बोलो. यस सर. So 80 mu will become 40 minus 0.9, that is 39.1. So mu is 39.1 upon 80. देखो तो कितना आता है? 0.49 वही है. नहीं, कुछ गलत किया होगा फिर. सर 40 इंटू 3 120 होना चाहिए. क्या बेटा? 40 इंटू 3 120 होना चाहिए. कहाँ पर बेटा? कहीं गलत किया है क्या मैंने? सर ग्रेविटी का वर्क डन 1. हाँ, तो ग्रेविटी का 40 इंटू 1 हो गया. इसमें 2t वाला 1 मीटर नीचे आया है ना? यस सर. यस सर. तो ये 1 मीटर ही, और ये गया है 2 मीटर. क्या गलती किया? तो a का तो 0, b का 40 इंटू 1. नॉर्मल रिएक्शन का 0, इस पे ग्रेविटी का 0, टेंशन का तो इंटरनल वैसे भी 0 ही होगा बट दिख रहा है, और फ्रिक्शन का -40 म्यू इंटू 2, दैट इज -80 म्यू. तो 40 माइनस 80 म्यू. यहाँ पर देखो कहीं कुछ गलती होगी मेरी. तो v 0.3 है ना, तो हाफ इंटू 4 बाहर निकाल लिया तो 2 हो गया. 0.3 स्क्वायर 0.6 स्क्वायर 0.09 0.36 प्लस 9 45 0.45 0.45 इंटू 2 0.9. मुझे तो सही दिख रहा है, पता नहीं क्या गलती हुई है.
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंसर 0.115 दिया है। और ये एससीबी में क्वेश्चन है, आंसर सही है। कहीं देखो तो मैंने लिखने विखने में कुछ गलत किया है तो एक बार देखिए तो बेटा प्लीज कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कॉपी करते जाओ, कहीं कोई प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है। वो दिक्कत कहीं वो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कहीं होगा, कॉपी करते करते दिख जाएगा आपको। मैं भी देख रहा हूँ। सही है बेटा, हम लोगों का समझे यस है ना, हम लोगों का सही है। कितना आया? 0.48। 0.48 करेक्ट है। अब कहोगे कैसे आपने पहले कहा गलत है, अब कह रहे हो सही है। तो वो जो आंसर दिया है ना, वो मुझे भी ध्यान नहीं रहता, वो बी का मास 1 kg है तब का आंसर है। ठीक है, आंसर करेक्ट है अपना। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? यस सबका हो गया? ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन करो।
बोल बेटा, आया कोई? सर mg ब्रैकेट h माइनस ul ब्रैकेट क्लोज f प्लस l ऐसा आया। इसमें a हाँ body of mass m was slowly hauled up. Slowly hauled up मतलब acceleration 0 है ना? बोलिए। बोलो ना, स्लोली हॉल्ड अप का मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ये बात समझ आती है? यस सर। ऐसा कैसे रिस्पॉन्स रहता है यार तुम लोगों का? दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड अलोंग अ टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ लग रहा है। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स if the height of hill is h and length at its base is l and coefficient of friction is mu। तो आप लोगों के दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि ये जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाथ है इसका लेंथ तो पता नहीं, तो कैसे मैं फोर्स का वर्क डन निकालूं, क्या करूं, ऐसा कुछ लग रहा होगा। यस सर। है ना? ठीक। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर। किसी पॉइंट पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो mg इधर है ना, नॉर्मल रिएक्शन इधर, हाँ या ना? Yes. यस सर। और जो फ्रिक्शन होगा वो इधर लगेगा। होगा ऐसा? यस सर। तो ये जो F और ये जो फ्रिक्शन है दोनों टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। यस सर। सो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यस सर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या क्या होगा? F होगा, फ्रिक्शन होगा, ग्रेविटी होगा, नॉर्मल होगा, यही कहानी होगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। यस आया ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक और बात समझो, एक एक करके ये चारों कंपोनेंट देखते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल ये 0 होगा। यस सर। क्यों? क्योंकि उसके अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नॉर्मल इज ऑलवेज, हर पॉइंट पर अलग अलग dx बोल दो या कुछ भी बोल दो, उस पर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो mg नीचे लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है, तो mg इंटू h इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। यस सर। पक्का? तो ये हो जाएगा माइनस mgh। यहां तक कोई दिक्कत? सर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी वापस बता सकते हैं? इस पूरे प्रोसेस में देखोगे तो ग्रेविटी का फोर्स mg नीचे लगा, हाँ सर।
और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे फाइनली तो यहां से यहां हुआ, हाँ सर। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हाँ सर। और ये हुआ मेरा mg वेक्टर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं लिखूंगा mg वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, समझ गए बात, अलोंग द सेम। तो एस का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एच ही होगा ना, हाँ सर। बिकॉज समझो ध्यान से सब। चलो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से कर देता हूँ, अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो इसको मैं और अच्छे से कर देता हूँ। चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए छोड़ो, सब लोग इधर देखिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एल वेक्टर आई कैप, सॉरी एल आई कैप वेक्टर नहीं, एल आई कैप प्लस एच जे कैप। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस एम जी जे कैप डॉट एस होगा, दैट इज माइनस एम जी एच होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं किसी को, बोलिए सोच के। वर्क डन बाय ग्रेविटी में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब बचा वर्क डन बाय एफ और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही दो चीज बचा। यही दो चीज बचा ना बेटा। हाँ सर। Yes, sir. और मुझे क्या निकालना है, वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द फोर्स एफ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल गया, ग्रेविटी मिल चुका है, तो वर्क डन बाय एफ मिल जाएगा। Yes. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए थोड़ा 2 मिनट सोचो, इसको कॉपी करो और साथ ही साथ दिमाग चलाते रहो। मैं देखूं कुछ सोच पाते हो या नहीं, नहीं तो बता दूंगा।
बोलो कुछ आइडिया? बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसा होगा ना, फोर्स इनटू माइनस एस, मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट में उसका एंगल वैंगल कितना है किसको पता, हाँ सर। है ना? तो चलो, यहाँ तक लिख चुके हो सब लोग? यस सर। अब देखो, अब ऐसे सोचो, जस्ट समझने के लिए, कभी भी कोई भी पॉइंट पर यहाँ वहां कहीं भी रहेगा तो क्या कहानी रहेगी कि एन इधर, एफ इधर, फ्रिक्शन इधर, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। यही कहानी रहेगी कुल मिला के, किसी यस एक सर। पॉइंट पर जहां कोई भी थीटा हो। तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम तो सबको ड्रॉ करने आता है ना? हाँ सर। तो कोई भी छोटा डिस्प्लेसमेंट ds के लिए, सब लोग ध्यान से सुनेगा यहाँ पर, तो ये जो इतना बड़ा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इतने बड़े का नहीं, मैंने किसी एक छोटे से पोर्शन का किया है, जिसमें कि ये dl है, ये यहां से यहां का लेंथ ds है, और यहां से यहां का लेंथ dh है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ds वेक्टर इज dl वेक्टर प्लस dh वेक्टर, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. अच्छा, मेरा हैंग हो गया लगता है। तो ds वेक्टर इज dl वेक्टर प्लस dh वेक्टर। तो फ्रिक्शन अगर मैं पूछूं, ध्यान से देखना, तो अगर मैं फ्रिक्शन के कारण वर्क डन पूछूं, तो dw ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू ds, ऐसा होगा? सोच के बताओ। तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे होगा? क्योंकि ds ऊपर गया और फ्रिक्शन माइनस म्यू mg cos थीटा नीचे लग रहा है। यस सर। हाँ सर। और समझना, सो माइनस म्यू mg, मेन चीज ये है समझने का यहाँ पर, ये जो ds cos थीटा है यही dl है। Yes. ये बात Yes, समझ में आ sir. रही है कि ds cos थीटा इज dl? Yes, sir. तो जब ये ds cos थीटा मेरा dl है, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया? माइनस म्यू mgl हो गया, इंटीग्रेट करने पर हो यस गया। सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था जो जानबूझ के मैंने दिया था। तो अब इसमें पुट कर लो, हो गया ना? आया समझ में? सो माइनस म्यू mgl माइनस म्यू mgh, और क्या क्या बचा भाई?
plus work done by force F. This is equal to 0. So work done by force F is, नहीं यहाँ पर म्यू नहीं, यहाँ तो mgh है केवल ना. So work done by force F is mu mgl plus mgh. ये कुछ आंसर होगा. आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर. ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे. अब कितना बज रहा है? 13:37. 2:30 तक क्लास है ना? हाँ सर. हाँ, तो अपने पास टाइम है समझने के लिए. आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और उससे भी पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. आगे बढ़े. So next is conservative and non-conservative forces. ध्यान से समझना, ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इतना आसान नहीं है समझना. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना. देखो, ध्यान से सुनना सब लोग. सपोज आपको समझाने के लिए मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया. ठीक है? ठीक है. यस सर. तो पॉइंट ए से बी तक जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं. जैसे एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता कुछ ये हो गया, तीसरा रास्ता कुछ ये हो गया. ये भी हो सकता है ना? हाँ हाँ सर. सर. ठीक है, तो एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, तीसरा रास्ता ये हो गया. अब अगर ऐसा है, दो बातें हो सकती है. अब मैं किसी फोर्स से का वर्क डन देखूं, मान लो, तो अगर हर रास्ते में वर्क डन सेम आता है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय दैट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट. हाँ या ना? हाँ सर. रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा ए से बी तक जाने के ये जो 3 रास्ते हैं, अगर हर रास्ते के थ्रू वर्क डन सेम हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है. हाँ सर.
तो अगर किसी भी फोर्स का वर्क डन हर रास्ते में सेम होता है, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट है, तो उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। यस। इफ work done by a force is path independent, then force is said to be conservative. कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी क्लोज्ड पाथ में जाएं तो वर्क डन 0 होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ सर। है ना? तो इसी बात को कहने का तरीका ये भी हो सकता है कि इफ, समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, वर्क डन बाय अ फोर्स दैट इज एफ डॉट डी आर, इसको ऐसे कर देते हैं, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, ऐसा इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, इज इक्वल टू 0, देन एफ इज कंजर्वेटिव। दोनों एक ही स्टेटमेंट है। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है। Yes, sir. ये जो मैंने लिखा इसका मतलब है वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, है ना? कोई यस। डाउट? इसी बात को कहने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि वर्क डन इन पाथ 1 इज इक्वल टू work done through first path is equal to work done through second path is equal to work done through third path, and so on so forth. The force is said to be conservative. एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है। ये तीनों एक ही बात है ना? ऐसा? हाँ सर। हाँ इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हो गया? यस सर। अच्छा, इसके अलावा ठीक उल्टा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? ये सबसे मतलब मुश्किल काम रहता है। आई बात समझ में? तो कुछ मतलब कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है कि अगर फोर्स सेंट्रल है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वो हमेशा कंजर्वेटिव होगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, तो कंजर्वेटिव वैसे कुछ तो कॉमन सेंस समझ लो कि जितने भी फ्रिक्शन जैसे है, फ्रिक्शन अभी तक जितना फोर्स तुम लोग देख रहे हो ना, उसमें फ्रिक्शन को छोड़ के जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। फ्रिक्शन में क्या है? डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जाएगा डायरेक्शन उसका उसके पीछे पीछे वैसा होता जाएगा, तो वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, है ना? कोई दिक्कत किसी को? तो पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल में कुछ इसको लिखिए आप लोग। सर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। मैं आता हूँ, प्रॉब्लम के साथ करेंगे तो आपको समझ आएगा। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स के पहले कुछ एग्जांपल ले लीजिए। सो मैथमेटिकली all central forces are conservative. First. Second, all forces whose direction is constant are conservative. And third, integral of f vector dot dxi cap plus dyj cap plus dzk cap, यही वर्क डन होगा, है ना? बोल लो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही होगा ना? बोलो। हाँ सर। तो जब वर्क कैलकुलेट करेंगे और ऐसा कुछ आ गया, ये अगर पाथ इंडिपेंडेंट आया, तब हम लोग कहेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, कम से कम तीनों टाइप के एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। सर आपने सेंटर फोर्स का क्या मतलब बोला? सेंट्रल फोर्स मतलब जिसका लाइन ऑफ एक्शन फिक्स रहता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहीं भी कोई भी रहेगा, इस पर फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ ही लगेगा। हाँ सर। स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स है, कोई कहीं भी रहे, फोर्स हमेशा जो उसका आई मीन नेचुरल लेंथ वाला पॉइंट है वहीं पर आके लगेगा, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। हाँ सर।
है ना। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये भी सेंट्रल फोर्स है इसके जैसा, ग्रेविटेशन के जैसा, है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ये जितने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर ना, ये यहाँ पर ये सब को ही सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। सेंट्रल फोर्सेस मतलब लाइन ऑफ मोशन ऑलवेज टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट हो। क्लियर है? हाँ सर समझा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट हो। सर हो गया, लिखते हैं। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। जैसे एक बार इसको कोशिश कीजिए। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन कीजिए। दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा? हाँ सर। हाँ सर। बहुत आसान है, फटाक से कर दो।
Done, sir. लिख लिया दोनों? बोल बेटा। पहले Yes, वाले sir. में वर्क डन कितना आया? 21. 21। तो तुमने क्या किया? 21. समझो सब, तुम लोग को मैं क्यों कह रहा हूं। तुम लोगों ने क्या किया होगा कि 1 2 और 4 5 का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया होगा और एफ डॉट एस कर दिया होगा, यही किया? हाँ Yes. सर। हाँ सर। Yes, sir. गलत। तुम्हें कैसे पता ये उसी रास्ते जा रहा है? कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि स्ट्रेट लाइन से गया? नहीं. नहीं लिखा है। तो इट शुड नहीं बी सर। इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy कैप, ऐसा होगा? हाँ सर. दैट इज 4dx प्लस 3dy का इंटीग्रल, दैट इज 4 इंटीग्रल dx प्लस 3 इंटीग्रल dy। अब ये किसी भी रास्ते से गया है, मुझे क्या मतलब, x 1 से 4 है ना, और y 2 से 5 है, समझ गए? Yes, sir. तो 4 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो 12 प्लस 9 21 जूल। आई बात समझ में? हाँ सर सर. आपने वो लिमिट्स डालते वक्त क्या कहा? मैंने कहा इंटीग्रल dx इज x, तो वो किसी भी रास्ते से गया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। x में पहले 1 पर था, फाइनली 5 में है। हाँ सर। फर्क कब पड़ता? जब यहाँ dx के साथ कुछ ऐसा होता जो मतलब रास्ते का फंक्शन कुछ होता, वैसा तो फर्क पड़ता समझा सर। है ना। सेकेंड वाला बताओ। जैसे तो देखो यहां पर ध्यान से देखोगे, फोर्स कांस्टेंट है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो कांस्टेंट फोर्स में देखो वर्क डन कैलकुलेट हो गया, एफ डॉट डी एक्स कंजर्वेटिव फोर्स है, परफेक्ट इंटीग्रल आ गया, पाथ इंडिपेंडेंट आ गया। सेकेंड वाला कोशिश कीजिए।
सर 32.1। सर 83। अभी देखते हैं, तो देखो, सो DW 3x² I कैप प्लस 2yj कैप डॉट dx I कैप प्लस dyj कैप होगा? बोलिए। तो 3x² dx प्लस 2y dy होगा ऐसा? यस यस सर। तो 3x² dx 2y dy, x का वैल्यू 2 से 4, y का वैल्यू 3 to 6, so x³ by 3 2 to 4, y² by 2 3 to 6 हो गया ऐसा? यस सर। so 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब हो गया ऐसा? प्लस 6² माइनस 3², so 64 minus 8 प्लस 36 minus 9 कितना हो गया? 83। कितना? 83। 83 पक्का? सो 83 जूल आंसर। आगे बढ़े, फटाक से बोलो। सर 1 minute। क्या बोल रहे हो? हाँ सर। एक और, इसको कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए।
सर 1/2 और 1/3. हो गया होगा? बोलिए। Yes, sir. 1/2 और 1/3. अब देखिए, सो वर्क डन मेरा हो जाएगा F डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप का इंटीग्रल, यही होगा। तो इस केस में हो गया y dx का इंटीग्रल, है ना। तो ए पार्ट के लिए वर्क डन y इक्वल टू x है, तो x dx, और बी पार्ट के लिए वर्क डन y इज x स्क्वायर dx, x इज इक्वल टू 0 to 1, दोनों ही केस में। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया 1/2 जूल इस केस में आंसर, और इस केस में आंसर कितना हो गया? सर 3/2. 1/3 जूल। हाँ है सर 1/3. क्या बोल रहे हो? सर 1/3 जूल. हाँ 1/3 जूल। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इस वाले केस में कोई तीसरा पाथ होगा तो कुछ और आंसर आएगा, है ना। सर जैसे y इज इक्वल टू x, ये वाला लाइन हो गया, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला लाइन हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट है 1,1, इस पर जाने के इस रास्ते से 1/2 जूल वर्क डन हुआ, और इस रास्ते से गया तो 1/3 जूल वर्क डन हुआ। तो कोई पूछे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो क्या बोलोगे? नॉन कंजर्वेटिव। Conservative. समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही ऊपर आओ। जैसे इस केस में पाथ से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में, तो फोर्स कंजर्वेटिव है।
समझे मेरी बात? Yes, sir. सर वापस बोल सकते हैं? मैंने कहा कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा वही रहेगा। हाँ सर। मान लो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में जो मैंने दिया उसमें क्या है कि पाथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएगा ना। यहाँ पर पाथ की कहीं जरूरत पड़ी क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइनली जब मैंने इंटीग्रेट किया कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ dx का x ही होगा, कोई भी पाथ हो dy का y ही होगा। यहाँ पर कोई भी पाथ हो x स्क्वायर dx का x³/3 ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख दूं थ्रू दिस पाथ दैट पाथ, कोई मतलब नहीं, आ ही जाएगा, है ना। हाँ सर। एक और कीजिए जो मैं पहले पिछली क्लास में शायद कराया था, इस क्वेश्चन को याद आया? सेम क्वेश्चन कराया था। कराया था सेम क्वेश्चन, बोलिए कि नहीं? पर नहीं शायद। नहीं तो ठीक है, कीजिए, अभी कीजिए। Done, sir.
क्या आंसर आया? 24. देखिए, सो वर्क डन अगर मैं लिखूंगा तो इंटीग्रल एफ डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, जो भी होगा ऐसा। तो अपने केस में ये आ रहा होगा y i कैप प्लस x j कैप इंटू dx डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, ऐसा कुछ। तो ये हो गया y dx प्लस x dy, ऐसा हो गया। हाँ सर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? सर वो प्रोडक्ट रूल से dxy हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये ध्यान से देखोगे तो d ऑफ एक्स वाई है ना। यस सर। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ये तो एक सिंपल सा था जो आपको समझ आ गया, ऐसा और भी हो सकता है। नहीं समझे मेरी बात? जैसे y dx प्लस x dy मिलके जो परफेक्ट एग्जैक्ट इंटीग्रल बोलते हैं, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बन जाता है। तो ये जो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है वो यहाँ पे तो दिख गया क्योंकि ये आसान था, किसी और में भी हो सकता है ऐसा हो, समझे? हाँ सर। हाँ सर। वो पहचानना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल का काम है, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, ये समहाउ हमें पता है, तो d ऑफ एक्स वाई हो गया। d ऑफ एक्स वाई हो गया तो x इंटू वाई हो गया। अब देखो लोअर लिमिट 2 3 से लेके 5 6 तक, कोई भी पाथ होता क्या फर्क पड़ता, यही होगा ना। 30 माइनस 6 विच इज 24 जूल। Yes. ठीक है, कोई Yes. डाउट? नो सर। दिक्कत कहाँ होगी? जहां फोर्स का इक्वेशन देखकर ये करने जाओगे, अब नहीं पता चला तो वहां कैसे करते हैं, ये दिक्कत की बात है। वहां पर कैसे पहचानेंगे कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? थोड़ा सा आपके सिलेबस में ये है नहीं, बट फिर भी वो मैं सिखा दूंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you. थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Sir, बोलो। सर क्लोज पाथ में वर्क डन सारे फोर्सेस के जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यही तो समझा रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जीरो नहीं होता है। जैसे मान, सुन चुपचाप, जैसे मान तो एक जगह से दूसरी जगह तक आया तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन जीरो होगा क्या कभी? नहीं जैसे नहीं। भी जाते जाओगे फ्रिक्शन उल्टा लगता जाएगा, हाँ, फिर से डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ऐसा नहीं होता है, पढ़ेंगे अगली लेक्चर में। ओके सर।